तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये हमारा आखिरी पार्ट होगा। हमने ये चैप्टर एक तरह से पूरा कंप्लीट कर दिया था, है ना। पिछली क्लास में हमने ये चैप्टर्स पूरा कंप्लीट कर दिया था, पिछली 3-4 क्लासों में। आज जो है आखिरी क्लास होगी जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, जो इन टेक्स्ट है और साथ ही साथ एक्सरसाइज वाले भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो एक्सरसाइज 9.1 यानी पेज नंबर 143 पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ़ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट in 10% of population of asexual reproducing species and trait B exist in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier? तो इसका आंसर होगा डेफिनेटली ट्रेट बी। वही ज़्यादा, देखो जितना ज़्यादा परसेंटेज दिखाई देता है ना उतना वो रेप्लिकेट हो पाता है, तो उसकी एग्जिस्टेंस और उसकी रेप्लिकेटिंग परसेंटेज से पता चल जाती है। ठीक है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल? देखो जेनेटिक वेरिएशन जो होते हैं वो इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन के लिए बढ़िया होते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट फोर्स इन इवोल्यूशन एज इन ग्रो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलाइज टू इंक्रीज और डिक्रीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, है ना। तो इवोल्यूशन के लिए बढ़िया होते हैं, और नेचुरल सिलेक्शन और नेचर जिसको अडेप्ट करने के लिए कहता है वही चीज़ जेनेटिकली मॉडिफाई होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंसेस बिटवीन एक्सटेंशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ होता है। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं, अगली एक्सरसाइज पे, यानी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट मे बी डोमिनेटिंग और रिसेसिव? है ना, ये आपको पता होगा, हमने दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाया था, टॉल और ड्रॉफ, है ना, पी प्लांट से ये दोनों। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करा उसमें ट्रेट जो हैं वो टॉल होना डोमिनेंट था और शॉर्ट होना रेसेसिव, ड्रॉप होना रेसेसिव था। ये चीज़ें मैं आपको उसमें वीडियो में भी बता चुका हूँ, है ना, जब क्लास चल रही थी उस टाइम पे भी बता चुका हूँ, तो आप पढ़ लेना इसको, सेम चीज़ें। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली? तो देखो, इंडिपेंडेंटली ट्रेट इनहेरिट होना ये वाला हमने देखा था, 16 वेरिएशंस आए थे, है ना, जब हमने येलो, ग्रीन और राउंड और रिंकल्ड पी प्लांट, है ना, जो मटर के दाने होते हैं वो या तो येलो होते हैं, ग्रीन होते हैं, या एकदम गोल होते हैं, या थोड़ा मुरझाए हुए रिंकल होते हैं। तो उन चीज़ों पे देखा था, तो डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट के बीच में वेरिएशन नज़र आ रहा था। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन एंड राउंड येलो आर पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये सारे कॉम्बिनेशन निकाले थे उन्होंने, है ना। उनकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो 25% थी। A man with blood group A marry a woman with blood group O and their daughter has blood group O. Is the information enough to tell you which of the trait blood group A और O dominate? तो पूछने बोल रहे हैं कि एक आदमी का ब्लड ग्रुप ए था और वुमेन का था ओ, तो डॉटर का जो था वो ब्लड ग्रुप ओ आया, है ना। तो बताओ ए या ओ डोमिनेंट में से, मतलब साफ समझ में आ रहा है कि ओ डोमिनेंट होगा, है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है बताने के लिए कि डोमिनेंट कौन सा है, ब्लड ग्रुप ओ या ए में से। ठीक है, तो ब्लड टाइप ए इज़ ऑलवेज डोमिनेंट इन ए बी ओ ब्लड ग्रुप एंड ब्लड टाइप ओ इज़ ऑलवेज रेसेसिव। वैसे तो ओ रेसेसिव होता है। हेयर फादर्स ब्लड ग्रुप में भी जेनोटिपिकली ए या होमोजाइगोटस होगा या हेट्रोजाइगोटस होगा ए ओ, वेयर एज मदर कैन बी ओ ए और ओ ओ। तो ये सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, हम बता नहीं सकते ऐसे सिर्फ इतनी सी नॉलेज से कि कौन सा डोमिनेंट होगा। हाउ इज़ द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइन इन ह्यूमन बीइंग? तो आपको बता रखा है मेल में एक्स क्रोमोसोम हो गया तो फिर गिव बर्थ टू गर्ल होता है ना, और मेल में वाई क्रोमोसोम हो गया तो बॉय, है ना। तो ये डायग्राम बढ़िया से समझा रखा है, एक्स एक्स होगा तो फिर गर्ल, एक्स वाई होगा तो बॉय। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर ट्रेट में इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन? हाँ, ये अच्छा का सवाल है, आ सकता है। देखो, दो तरीके हैं, नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये मैं आपको काफ़ी बार चैप्टर पढ़ाते हुए समझा चुका हूँ। देखो, नेचुरल सिलेक्शन जो है, जैसे आपको मैंने बताया था, नेचर जिस चीज़ को सिलेक्ट करता है, मॉस्किटो विच आर रिसाइलेंट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पेस्टिसाइड विल पास ऑन इट्स जीन सो दैट फ्यूचर जनरेशन बिकम रेजिस्टेंस एज वेल, है ना, और उनको अफेक्ट ना करे। तो देखो, ऐसा होता है कि जो मच्छर होते हैं वो एक
कीटनाशक दवा से मर जाते हैं, तो वो अपने आने वाले जो मच्छर पैदा होंगे उनको ऐसा रेजिस्टेंस बना देंगे कि वो ऐसे इन कीटनाशकों से ना मरे, ठीक है। इसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट। इफ़ अ स्पीशीज फेस a catastrophic event for where most of the population is wiped out, the survival population can pass a trait to the following generation. This may result in राइज ऑफ एट्रीब्यूट, है ना। तो ऐसा हो सकता है जैसे हाथी का पैर पड़ गया था उस टाइम बीटल्स की पॉपुलेशन पे, है ना, तो एक जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गया था, क्योंकि वेरिएशन जो है वो कुछ कुछ ही लीड करे, कुछ बीटल ही लीड करे, है ना। तो सभी जो है ग्रीन कलर के हो गए, याद हो तुम्हें तो, है ना। तो व्हाट आर द ट्रेड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। अच्छा सॉरी, वाई लिखा है, वाई आर ट्रेड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। हाँ, तो जो हमें एक्सपीरियंसेस या ट्रेड्स मिलते हैं अपनी जीवन काल में, वो क्यों नहीं इनहेरिट होते हैं। देखो, इसका काफ़ी वो हो सकता है, दुष्परिणाम हो सकता है कि तुम्हारे किसी हादसे के दौरान तुम्हारे आँख पे या तुम्हारे हाथ जो हैं ना रहे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाली जनरेशन का साथ भी ऐसा होगा, वो भी अंधा या बहरा होगा, है ना। तो ये एक टाइप का प्लस पॉइंट भी है। और बोल रहे हैं कि ये चीज़ें अफेक्ट नहीं करती हमारे डीएनए को, जाहिर सी बात है ना। तो एक फ़ुटबॉल प्लेयर जो है वो उसके बच्चे में फ़ुटबॉल खेलने की कला नहीं होगी, उसको मेहनत से पानी होगी वो खुद। अगला पढ़ते हैं, वाई आर द स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स आर अ कॉज ऑफ वरी फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेनेटिक्स, है ना। अब देखो, कहते हैं ना सेव टाइगर चला था, तो कम टाइगर होंगे तो एग्जिस्टेंस पे ख़तरा आ जाएगा, है ना। वेरिएशन जो है नहीं दिखेंगे, लिमिटेड रहेंगे, तो वेरिएशंस की वजह से पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी। एक टाइप की स्पीशीज़ जो है वो तो चलो कैसे न कैसे हम मेंटेन कर रहे हैं, मगर उनमें वेरिएशन नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। उनको इन्वायरमेंट के लिए एडेप्टेशन का तरीका क्या हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट फैक्टर कुड लीड टू राइज ऑफ न्यू स्पीशीज़। क्या क्या फैक्टर हैं न्यू स्पीशीज़ के कारण हो सकते हैं। म्यूटेशन, है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ये सब मैंने आपको बीटल वाले में ही बताया था, ठीक है। जेनरेटिव आइसोलेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, क्वांटम ऑफ जेनेटिक, है ना। इतने सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, चार लिख देना भले ही, है ना। विल ज्योग्राफिकल आइसोलेशन बी अ मेजर फैक्टर इन द स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट, वाई और वाई आर नॉट। अच्छा, तो देखो ज्योग्राफिकल फैक्टर भी है एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट्स में, है ना। In pollination of plant species, geographical isolation is usually not a major factor as no new trait will become part of the genetic, है ना। तो देखो, ऐसा नहीं तुम प्लांट को यहाँ रखो या वहाँ रखो। अब सेल्फ पॉलिनेशन की बात हो रही है तो प्लांट के अंदर की बात है, बाहर तो हो नहीं रहा है, कुछ क्रॉस तो हो नहीं रहा है ना। तो वहाँ पे आपको स्पेसिएशन जैसी चीज़ नहीं मिलेगी, समझ में आया? मतलब देखो, स्टेमेन और एंथर जो वो है, स्टिग्मा और एंथर, ये दोनों एक ही प्लांट के अंदर हैं, एक ही फ्लावर में है, तो फिर वेरिएशन नज़र कम आएगा, है ना, भले ही तुम इन्वायरमेंटल चेंजेस कर दो। फिर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कर दो, है ना। विल ज्योग्राफिकल आइसोलेशन बी अ मेजर फैक्टर इन स्पेसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन को एक फैक्टर नहीं मान सकते, क्योंकि मियोसिस डज नॉट अकर ड्यूरिंग असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो मियोसिस नहीं होता है, मियोसिस और माइटोसिस आपने पढ़ा है क्लास 9th में भी, है ना। आगे बढ़ते हैं, 5th यानी पेज नंबर 156 पे, गिवन एन एग्जांपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ क्लोज टू स्पीशीज आर इन इवोल्यूशनरी टर्म्स। तो एग्जांपल देके बताओ कि दो स्पीशीज़ इवोल्यूशनरी टर्म्स में किस तरह से बराबर है। जैसे मैंने चिंपांजीज और ह्यूमन का एग्जांपल दिया था आपको, है ना। वही सारी चीज़ें लिखनी है आपको, ठीक है। ये कहानी लिखनी होती है इसमें, और थोड़ा फैक्ट्स वगैरह, है ना। और भी एग्जांपल दिए थे आपको, मैंने बर्ड्स और लिजर्ड्स, ये एम्फीबियंस, बैट, ये इन सब का, है ना। कैन द विंग ऑफ अ बटरफ्लाई एंड द विंग ऑफ अ बैट बी कंसिडर होमोलोगस। तो देखो,
बटरफ्लाई और बैट के बारे में पूछ रहे हैं। तो बटरफ्लाई एंड बैट कैन नॉट बी कंसिडर होमोलोगस। ठीक है, होमोलोगस क्या होते हैं? काम सेम करते हैं, है ना? नहीं, ओरिजिन सेम होते हैं, काम डिफरेंट करते हैं होमोलोगस। एनालोगस करते हैं काम सेम। तो यहाँ होमोलोगस नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि इनका कॉमन एंसेस्टर नहीं है ना? इवन तो वो स्ट्रक्चर जो है दोनों फ्लाई करने के लिए बने हैं, है ना? वही बोल रहा हूँ, ये चीज़ होती है एनालोगस में कि काम सेम होता है मगर जो बने होते हैं जिस चीज़ से वो डिफरेंट होता है ना? मतलब कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है। व्हाट आर फॉसिल? फॉसिल के बारे में बता चुके हैं आपको। व्हाट डू दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, है ना? तो ये चीज़ पढ़ लेना, कैसे बनते हैं प्लांट और एनिमल के रिमेन से बनते हैं। वाई आर ह्यूमन बीइंग वो लुक सो डिफरेंट ईच अदर इन टर्म्स ऑफ साइज कलर सेट बीइंग ऑफ द सेम स्पीसीज? सही बात है। आपने कुछ इंसान देखे होंगे जो एकदम ही बहुत खतरनाक से होंगे, कुछ पतले से, है ना? रंग रूप का कितना अंतर होता है, तो फिर भी इनको सेम स्पीशीज़ में क्यों रखा गया है? क्योंकि देखो ये कलर जो है, कलर एंड जनरल अपीयरेंस जो है, ये जेनेटिक मेकअप है ना? वन ऑफ द स्पेक्युलेशन पुट फोर्थ आउट ड्रास्टिक चेंजेस ड्यूरिंग एवोल्यूशनरी प्रेशर। दे नीड टू बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड, पुश्ड अस टुवर्ड्स वाइडली डिफरेंट फेजेस, है ना? तो स्पीशीज़ का मतलब देखो एक टाइप का कॉमन स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब सारी ह्यूमन स्पीशीज रंग रूप जो मर्जी हो, उनका हार्ट लीवर वगैरह तो सब होता है ना? जिस वे में हम मैच करते हैं वो एक स्पीशीज़ ही हो सकती है। इन इवोल्यूशनरी टर्म वी कैन से विच अमंग बैक्टीरिया, स्पाइडर, फिश, चिंपांजीज है बेटर बॉडी डिज़ाइन। तो बॉडी डिज़ाइन जो होता है रिज़ल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल नीड, है ना? किस तरह से इन्वायरमेंटल नीड होती है उस तरह से होता है। तो हम एक ऑर्गेनिज्म को बेटर बॉडी नहीं कह सकते वैसे, है ना? फिश हैज़ इवॉल्व्ड अ स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन। हम मछलियाँ क्या होती हैं? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उनकी। स्ट्रीमलाइन किसे कहते हैं? आगे नोक जैसा होता है, मतलब एक टाइप का आसान होता है तैर पाना। ठीक है, अब देखो स्ट्रीमलाइन जो होता है एरोप्लेन भी होता है, वो हवा में तैरता है मगर, ठीक है, अंतर ये चीज़ें फिज़िक्स में आ जाती हैं, रहने देते हैं। और स्पाइडर जो है और चिंपांजी माइट बी इल इक्विप्ड, है ना? कि एक्वेटिक, मान लो स्पाइडर जो मकड़ी जो है वो कहाँ से तैर पाएगी बढ़िया से? तो हर एक के लिए अलग अलग एनवायरमेंटल वो है, नीड्स हैं। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे, है ना? 159 पेज पे। अब सीधा एक्सरसाइज पे आ जाते हैं ना। अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट बियरिंग वायलेट फ्लावर्स विथ शॉर्ट पी प्लांट बियरिंग वाइट फ्लावर्स। तो प्रोजेनी जो है वो ऑल बोर्स वायलेट फ्लावर्स, है ना? सब में वायलेट आ गए, वाइट कलर गायब हो गया, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, और आधे से ज़्यादा जो थे शॉर्ट थे। दिस सजेस्ट, तो इसका मतलब क्या है? दिस सजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट कैन बी डिक्रिप्टेड एज, है ना? टॉल पेरेंट का कैसे जेनेटिक मेकअप होगा? आंसर है सी, TTWW, है ना? अब TTWW मतलब टी स्मॉल टी आएगा, बाकी सब कैपिटल है। माइट बी ए जेनेटिक मेकअप ऑफ टॉल प्लांट्स, है ना? सिंस हाफ ऑफ द प्रोजेनी शॉर्ट है, तो इसका मतलब है कि पेरेंट प्लांट ऑल्सो विल हैव अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट जीन्स, है ना? और प्रोजेनी बोर वायलेट फ्लावर्स फर्दर सजेस्टिंग वायलेट कलर इज डोमिनेंट। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गेनिज तो सारे हैं, जैसे आर्म ऑफ अवर आर्म एंड डॉग फोर लेग, ठीक है? ऐसे सोचना, होमोलोगस मतलब होता है कि देखने में भले ही अलग हों मगर इनका कॉमन एंसेस्टर होगा। जैसे हमारे हाथ और डॉग के हाथ, है ना? हमारे दांत और हाथी के दांत, या पोटैटो और रनर्स ऑफ ग्रास, है ना? ये सब एन इवोल्यूशनरी टर्म वी हैव मोर इन कॉमन, अ चाइनीज स्कूल बॉय, है ना? तो ह्यूमन और चिंपांजी जो हैं वो बिलोंग करते हैं देखो हम बैक्टीरिया से, चिंपांजी से ज़्यादा तो चाइनीज स्कूल बॉय से, होमोसेपियन से बिलोंग करेंगे। A study found that children with light color eyes are likely to have parents with light color eyes. On this basis, we can say anything about whether the light color eye trait is dominant or recessive. Knowledge of at least 3 generations is required. जाहिर सी बात है
है ना, कम से कम 3 जनरेशन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फाइंडिंग कि कौन डोमिनेंट है कौन नहीं है। आप सिर्फ पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड को देख के नहीं बता सकते, हेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल। आगे आता है हाउ आर द एरियाज ऑफ स्टडी इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन इंटरलिंक्ड। तो क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन जो है ये ब्रॉड फील्ड है, वैसे दो एक दूसरे से रिलेट करती हैं, और इवोल्यूशन pertains to how organism evolve and classification deal with finding out how two species are related to each other। ठीक है, तो इवोल्यूशन में कैसे इवॉल्व हुई, क्लासिफिकेशन में कैसे रिलेट करती हैं। एग्जाम्पल ध्यान देना क्या लिखना है, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और भारी शब्दों का प्रयोग भी है। तो इवोल्यूशन ऑफ फॉसिल एविडेंस प्रोवाइड द फैक्ट ऑफ ऑस्ट्रालोफियस एफ्रेनियस इज कंसीडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट एंसेस्टर, है ना। तो होमो विच इज मीन्स ए जीनस ऑफ मॉडर्न ह्यूमन। एक्सप्लेन, अगला पढ़ते हैं, एक्सप्लेन द टर्म एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन्स विद एग्जाम्पल। बता रखा है होमोलोगस क्या होते हैं, दोज ऑर्गन्स विच है बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन एज वेल एज ओरिजिन। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके स्ट्रक्चर डिज़ाइन सेम होता है मगर फंक्शन अलग होता है। जैसे 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन और बैट के विंग्स, है ना। अब बैट जो है वो उड़ने के लिए यूज़ करते हैं हम, चीज़ों को पकड़ने के लिए हाथों से, है ना। एनालोगस क्या होते हैं, काम सेम होता है मगर सिमिलर करते हैं परफॉर्मेंस। जैसे बर्ड्स और इंसेक्ट्स, जैसे उड़ते हैं, है ना, बर्ड्स फैदर होती है, इंसेक्ट के क्या होते हैं, एक तरह के छोटे फैदर होते हैं। आउटलाइन द प्रोजेक्ट विच एम टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। तो डॉग जो है उनके खुद के जीन होंगे, गवर्न कोट कलर, है ना, किस तरह का रंग होगा डॉग का। तो 11 नोन सीक्वेंस सीरीज़ है ना, ये ज़्यादा आएगा नहीं वैसे, इसमें बता रखा है किस तरह से डॉग के कलर होंगे। फिर आ जाता है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल इन डिसाइडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस हो रखा है कि ऑर्गेनिज्म और देयर पैलियोबायोलॉजी और बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉसिल ऑल्सो प्रोवाइड इंसाइट इनटू इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनिमल, है ना। What evidence do we have for the origin of life from inanimate material? तो जैसे कि मिलर और यूरीज एक्सपेरिमेंट था, है ना, उन्होंने बढ़िया से बताया था, मैंने आपको ये समझा रखा है वैसे, किस तरह से प्रोटीन का एक बना पाए थे, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बना पाए थे। अमीनो एसिड्स में लाइफ जो लाने के लिए काम आते हैं अमीनो एसिड्स, उसमें बिना ऑक्सीजन के ऐसा हो पाया था। ठीक है, उन्होंने एक आर्टिफिशियल वे में दिखाया था। एक्सप्लेन हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर वायबल वेरिएशन देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाउ डज दिस अफेक्ट इवोल्यूशन। देखो डीएनए कॉपिंग में एरर हो जाता है या एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाती, है ना। रैंडम सेग्रीगेशन ऑफ पैटर्नल मैटरनल क्रोमोसोम, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन अकरेंस। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ सेक्सुअल में हो पाती हैं, और एसेक्सुअल में सीवियरली लिमिटेड एज देयर इज़ ओनली वन पेरेंट, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो जेनेटिकली सिमिलर होगा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग। हाउ इज़ इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। तो इक्वल जेनेटिक कंट्रोल ऑफ मेल और फीमेल पेरेंट इंश्योर कैसे होता है, इनहेरिटेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दोनों से इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बट नॉट ऑल इज पेयर्ड। तो 22 पेयर आर कॉल्ड ऑटोसोम्स वाइल वन इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, एक्स और वाई। फीमेल हैव 2 सेट्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम वाइल मेल हैव 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वाई क्रोमोसोम, है ना। तो फीमेल में एक्स होता है और मेल में एक्स और वाई होता है। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन होती है और वेयर द मेल गैमेट फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट, और फॉर्मेशन होता है डायप्लॉइड जाइगोट का। और जाइगोट जो होता है वो इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल लेता है दोनों पेरेंट्स से, 22 ऑटोसोम और 1 एक्स या वाई। फीमेल कंट्रीब्यूशन 22 ऑटोसोम प्लस 1 एक्स क्रोमोसोम। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। ओनली क्वेश्चन नंबर 12, ओनली वेरिएशन
that confer an advantage to an individual organism will survive in population. Do you agree with statement? तो एकदम सही बात है कि वेरिएशन जो है वो एक टाइप का सर्वाइवल एडवांटेज देता है. फॉर एग्जांपल वेरिएशन लीड टू इंक्रीज इन हीट रेजिस्टेंस. बैक्टीरिया का केस में हीट रेजिस्टेंस हुआ जो कि यूज़फुल था सर्वाइवल के लिए, बैक्टीरिया के लिए, है ना. और जो सर्वाइव कर गए वो एक नया टाइप का वेरिएशन ले आए, और ये जो है लाइफ और डेथ के बीच के डिफरेंस में आता है. ऐसे तो हमारा चैप्टर हो गया एक तरह से, है ना. पूरा चैप्टर हो गया हमारा, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, समरी, सारे लाइन बाय लाइन पैराग्राफ सब कर लिया हमने. ठीक है. ऑल एंड ऑल मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है इसमें आपको एग्जांपल्स पे खास ख्याल रखना है ना. भारी एग्जांपल्स हैं, हर जगह डालने की कोशिश करना. बीटल वाला एग्जांपल डालना ही डालना पेपर में कहीं ना कहीं, और भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी बुक में एग्जांपल्स दे रखे हैं उनको डालना. और एक टाइप का एक कैसा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, है ना. ज़्यादा इसमें वो नहीं है, बस कॉमन सेंस है थोड़ा बहुत, और जितना नॉलेज था वही यूज़ करना है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ फार्मूले होंगे केमिस्ट्री की तरह, कुछ नहीं, है ना. तो हो गया ये हमारा चैप्टर. नेक्स्ट क्लास में हम जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, हम नेक्स्ट क्लास में मैथ्स शुरू करने वाले हैं, है ना. चैप्टर 10 होगा उसमें मैथ्स का. और जो साइंस के लिए वेट कर रहे हैं, मैं साइंस के चैप्टर 10 पे भी आता हूँ, है ना. चैप्टर 10 पे आते हैं. ठीक है, ठीक है. चलो फिर, बाय.